Hello everyone, welcome to Pharma. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you will find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today I'll discuss about the physiochemical properties of drug, and today's topic will be about dielectric constant values. सो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम स्टडी करेंगे. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पोर्शन से. बेसिकली डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर के नाम से भी जाना जाता है, किसी भी सॉल्वेंट या किसी भी मटेरियल का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जब हम मेज़र करते हैं वो उसके पोलैरिटी को भी मेज़र करने में हेल्प करता है. मतलब कितना पोलर या नॉन पोलर नेचर का आपका मटेरियल है. सो बेसिकली जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो पोलर मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होता है. पोलर मॉलिक्यूल्स हैव मोर पोलैरिटी, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव मोर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज़. अब ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे. बेसिकली ये एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको बता दूं, जो जनरली किसी भी मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने में काम आता है. डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज़, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम बेसिकली आपका एप्सिलॉन आर कहते हैं. देयर इज़ जस्ट अ माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक, जो मैंने आपको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बगल में मैंने ब्रैकेट में लिखा है एप्सिलॉन नॉट. इट इज़ नॉट एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ एप्सिलॉन आर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी जाना जाता है. तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज़ एप्सिलॉन आर जो है, ये बेसिकली एक रेशियो है विच इज़ बिटवीन द परमिटिविटी इन द मीडियम. मतलब कोई भी मीडियम, कोई भी मटेरियल जिसका आपको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जानना है, उसके अंदर कितना परमिटिविटी है डिवाइडेड बाय, या उसका रेशियो लेंगे किसके साथ, फ्री स्पेस में कितना परमिटिविटी. अच्छा, परमिटिविटी क्या है बेसिकली मैं बताऊँ. जब आप किसी ऑपोजिट चार्ज को रखते हो, ऑपोजिट चार्ज वाले दो आयंस को, दो एटम्स को आप कह सकते हो रखते हो, एक साइड ऑपोजिट मतलब पॉजिटिव एक आयन को और एक साइड नेगेटिव आयन को, तो वो पॉजिटिव जो है वो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देना चाहेगा नेगेटिव को, नेगेटिव वाला भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव को देना चाहेगा. मतलब एक एनर्जी पास करेगा, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ खिंचाना चाहेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ खिंचाना चाहेगा, दोनों पास आना चाहेगा. तो इनका जो पास आने का कैपेसिटी है, मतलब कितना ईजिली वो आपका आ पा रहा है, वो आपका बेसिकली होता है परमिटिविटी. एंड इसको भी हम बेसिकली परमिटिविटी नहीं कहेंगे. अब ऑब्वियसली ये जो चार्ज को हम रखे होंगे, उस चार्ज को हम किसी सॉल्वेंट के अंदर रखे होंगे, किसी एयर के अंदर के, मतलब नॉर्मली अगर ओपन फ्री स्पेस में हम रख दिए, वैक्यूम में रख दिए, फ्री स्पेस में रख दिए, तो वो भी एक मीडियम हुआ, फ्री स्पेस भी एक मीडियम हुआ. या तो फिर हम किसी लिक्विड के अंदर रखें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को, तो वो हो गया मीडियम. अलग अलग मीडियम में कितना ईजिली आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आ पाता है, तो वो मीडियम कितना परमिट करता है एक दूसरे को पास आने में, दैट इज़ परमिटिविटी. मतलब आपका लिक्विड है, आपका गैस है, आपका वैक्यूम है, मतलब फ्री एयर है, फ्री स्पेस है, तो अलग अलग मीडियम में कितना ईजिली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आ सकता है, दैट इज़ परमिटिविटी. परमिटिविटी मतलब अलाउ करना, आपका मीडियम कितना ईजिली अलाउ करता है अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के नज़दीक आने में, दैट इज़ परमिटिविटी. सो परमिटिविटी आपने समझ गया. तो हम जनरली कंपेयर करते हैं आपका जो डायरेक्ट्रिक मटेरियल, जिस मटेरियल का भी आपको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जानना है, उसमें कितना परमिटिविटी हो रहा है डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस में कितना परमिटिविटी हो रहा है. परमिटिविटी मैंने बताया आपको, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक आता है कितना ईजिली, उसको हम देखते हैं. सो दैट इज़ वाई परमिटिविटी इन द मीडियम को हम सिंपली एप्सिलॉन से मेंशन करते हैं, डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर परमिटिविटी इन वैक्यूम. वैक्यूम में जो परमिटिविटी है उसको हम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन ज़ीरो, एप्सिलॉन नॉट से हम डिनोट करते हैं. सो ये आपका हो गया परमिटिविटी. या फिर हम इसको अगर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म में भी हम ले सकते हैं कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका रहता है अपोजिट चार्जेस के बीच में. वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वैक्यूम में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप फील कर पाते हो, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवाइडेड बाय, या उसका रेशियो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इन एनी मीडियम. मतलब आइदर हम सिंपली परमिटिविटी के, दोनों एक ही चीज़ है. परमिटिविटी को आइदर हम देखेंगे कि कितना इजीली परमिट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस
आपका ऑपोजिट चार्ज के बीच में फ्लो कितना इजीली हो पा रहा है इन द मीडियम डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है ऑपोजिट चार्ज के बीच में इन द फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिवाइडेड बाय आपका किसी मीडियम में, किसी मीडियम मतलब जिस मीडियम का भी आपको डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू जानना हो उसमें कितना आपका है। बेसिकली आपका फ्री स्पेस में जो है वो परमिटिविटी आपका 8.82 के अराउंड आपका रहता है, 8.82 आपका इंटू 10⁻11 अराउंड रहता है आपका फोर्स पर मीटर। इस तरीके से आपका जो है नॉर्मली कांस्टेंट वैल्यू है, फ्री स्पेस में तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू है, जनरली इजीली आपका फ्लो हो जाता है। अब आपका मटेरियल के अंदर कितना इजीली पार होगा वो आपको देखना है। जनरली जो आपके पोलर मटेरियल्स है, ठीक है, जितने पोलर मटेरियल है, जितने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 1 से ज़्यादा आता है। मतलब जब रेशियो लेते हो तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 1 से ज़्यादा रहता है, बिकॉज उसका ज़्यादा आपका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, अगर मैंने स्टार्टिंग में बताया पोलर मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होता है, वही अगर नॉन पोलर है तो उनका 1 से कम रहेगा, मतलब डेसिमल में उनका जो है आंसर्स आएगा। सो जनरली इसे हम डिराइव कैसे करेंगे, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो के आपका परमिटिविटी को, जैसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करें, एप्सिलॉन की जगह हम यहाँ पे के लिख रहे हैं, के दैट इज डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लिख रहे हैं, तो के इक्वल्स टू फोर्स इन द एयर बाई फोर्स इन द मीडियम, एफ नॉट बाई एफ। एफ नॉट क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑपोजिट चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एयर, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ, एफ हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मीडियम। ठीक है, आपका जो भी सॉल्वेंट के अंदर अगर ऑपोजिट चार्ज को बिठा दिए तो वो कितना इजीली एक दूसरे के नज़दीक आएगा, कितना फोर्स लगेगा उस पर, तो एफ नॉट बाई एफ। तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन चार्जेस कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1/4 पाई आर, आपको पता है 1/4 पाई आर, ये आपका हो गया। उसको इंटू करते हैं Q1 इंटू Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज का जो वैल्यू होगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आपका एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपका ये फोर्थ कूलम लॉ का ही आपका इक्वेशन है, 1/4 पाई आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम फ्री स्पेस के अंदर का इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लिख रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, वहाँ का परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एफ है, तो एफ को भी उसी तरह हम एक्सपेंड करेंगे, तो फोर्स नॉर्मली किसी मीडियम का फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू, उसको इंटू करेंगे Q1 इंटू Q2 के साथ, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन। यहाँ पे सिंपल एप्सिलॉन लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स ऑफ द मीडियम लिख रहे हैं, तो मीडियम का फोर्स में आपका जो परमिटिविटी को लिखते हैं वो एप्सिलॉन लिखते हैं, दैट इज़ वाई दोनों को हम एक्सपेंड किए, एफ नॉट के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह फोर्स इन द मीडियम के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू आपका करेंगे Q1 इंटू Q2 बाई एप्सिलॉन। ये हो गया, डिवाइड कर दे, सारा चीज़ आपका कट हो जाएगा क्योंकि 1/4 पाई स्क्वायर जो आप एरिया लोगे वो तो एज इट इज़ लोगे, आप किसी भी मॉलिक्यूल का नॉर्मली स्पेरिकल एरिया लोगे वो एज इट इज़ लोगे, एंड उसी तरह आपका जो Q1 Q2 जो चार्ज का वैल्यू होगा वो भी आप सेम रखोगे, सिर्फ आप चार्ज को अलग अलग मीडियम में प्लेस करके देखोगे कि इस चार्ज को अगर हम फ्री स्पेस में रखते तो कितना जाएगा, किसी गैस के अंदर रखते तो कितना जाएगा, किसी सॉल्वेंट के अंदर रखते तो कितना जाएगा, बस आप उसका प्लेस चेंज करोगे, उसका मीडियम अलग अलग मीडियम में आप रखोगे, बट चार्ज तो वही रहेगा, तो Q1 Q2 का वैल्यू भी एज इट इज़ है। सारा वैल्यूज़ जब कट हो जाता है तो आपका रिमेनिंग क्या रहेगा, एफ नॉट का सारा चीज़ कट जाने के बाद 1 बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, उसी तरह अगर आप एफ का सारा चीज़ कट कर देते तो 1 बाई एप्सिलॉन बचेगा, तो दोनों के केस में क्या होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई एप्सिलॉन बचेगा, इस तरीके से आपका बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होगा, तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होने से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसीलिए इसको हम इस तरीके से लिखते हैं रेशियो में कि परमिटिविटी अगर हम लिखते हैं तो परमिटिविटी आपका क्या लिखते हैं, परमिटिविटी इन द मीडियम बाय परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, और फोर्स के टर्म में लिखने से हम क्या करते हैं, फोर्स इन द फ्री स्पेस डिवाइड बाय फोर्स इन द मीडियम, मतलब हम फोर्स को कंपेयर करने से फ्री स्पेस के फोर्स को मीडियम से कंपेयर करते हैं, लेकिन परमिटिविटी के टर्म में उल्टा हो जाता है, मीडियम के परमिटिविटी का रेशियो लेते हैं फ्री स्पेस के परमिटिविटी, मतलब परमिटिविटी इन द मीडियम बाय परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। तो ये क्योंकि परमिटिविटी का कंपैरिजन है इसीलिए इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन किसको डिनोट करता है, परमिटिविटी को, तो परमिटिविटी रिलेशन हम निकाल रहे हैं परमिटिविटी का रिलेटिव परमिटिविटी। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका जनरली इफेक्ट होता है अट्रैक्टिव फोर्स के बीच में आपका एटॉम्स का, मतलब आप एटॉम जो लिए हो अलग अलग एटॉम्स, आपका जो आप जो एक ऑपोजिट चार्ज वाला जो एटम लियो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एटम में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है आपका कितना वैल्यू आएगा,
क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपका मीडियम का भी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू उतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो रोक सके। तो आपका जो वैल्यू है वो चेंज होता है अलग अलग एटम के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हुए। और ये जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसमें भी हाई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू रहता है, इट मेक्स इट पॉसिबल टू मोर इफेक्टिवली स्क्रीन द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन आयंस। आपका जिस मटेरियल में, जैसे कि मैंने बताया जनरली पोलर मटेरियल में आपका क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया वो उतना ज़्यादा परमिट नहीं करता है एक दूसरे को अट्रैक्ट होने के लिए, दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव को अट्रैक्ट होने में ज़्यादा आपको परमिट नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, वो उसके अंदर अगर आप किसी भी आयन को पोलर मॉलिक्यूल के अंदर रख दोगे तो उसका पॉजिटिव एक तरफ रह जाएगा, नेगेटिव एक दूसरे तरफ रह जाएगा। तो क्या होता है, वो अपना पोलैरिटी मेंटेन करके रखता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड का पोलैरिटी है उसका मेंटेन रहता है। मेंटेन रहने की वजह से क्या होता है, अगर आप उसका पॉजिटिव एंड को किसी नेगेटिव चार्ज के पास ले जाओगे तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लियरली नज़र आएगा। वही अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज के पास ले जाओगे, उसके पॉजिटिव एंड को, पॉजिटिव में रिपल्सन क्लियरली आपको नज़र आएगा। दस आपका जिस मटेरियल में भी हाई डायरेक्ट्रिक वैल्यू होता है वो आपका रिपल्सन एंड अट्रैक्शन को प्रॉपरली शो करता है। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट आपका टॉकिंग अबाउट इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लेते हैं। एंड कैपेसिटर बेसिकली होता है कि एक बीकर लाइक चेम्बर, एक बॉक्स लाइक चेम्बर है जहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं। इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करने के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए वहाँ पे वायर्स कनेक्टेड रहते हैं। सो जनरली हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट डाल देंगे एंड सॉल्वेंट से मेज़र करेंगे। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टेस्ट कैपेसिटर, मतलब जो कैपेसिटर जिसमें हम टेस्ट करेंगे, उसका हम उसमें क्या करते हैं, पहले तो वैक्यूम रख देते हैं, मतलब नॉर्मल वैक्यूम रख के हम वहाँ पे क्या करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस को रख देंगे। अब हम देखेंगे कितना इजीली चार्जेस फ्लो हो पा रहा है। जब वैक्यूम है तो उनमें कितना इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो पा रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भाग पा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भाग पा रहा है, वो हम देखेंगे। एक सॉल्वेंट मतलब आपके वेरियस आयंस को दे दी, आयंस उसमें कितना इजीली जो है वो अट्रैक्ट कर पा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, या नेगेटिव, या मान लीजिए कि एक सिंपल आयन को डाल दी नेगेटिव वाला आपका कितना इजीली भाग पा रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी आप अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रोड में क्या हो गया, आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ गया। अब डालने के बाद हम देखेंगे कि वो आयन कितना इजीली, अगर वो पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कितना फास्ट वो भाग पा रहा है, वो हम देखेंगे जब आपका वैक्यूम रहता है। उसी में क्या करेंगे, उसी चेम्बर में फिर हम वैक्यूम के बाद क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लिए कितना कैपेसिटेंस है, कितना इजीली वो जो है भाग पाया। उसी में अब हम क्या करेंगे, वैक्यूम के जगह अब हम अब हम अपना मटेरियल भर देंगे, मटेरियल का सॉल्वेंट, जिस मटेरियल का हमको डायरेक्ट्रिक वैल्यू जानना है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जानना है। जब मटेरियल भर देंगे, सेम फिर से हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगेन अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद फिर हम देखेंगे कि अब जब हम सॉल्वेंट को भर दिए हैं, भर देने के बाद मतलब जिसका हमको डायरेक्ट्रिक वैल्यू जानना, उस सॉल्वेंट को भरने के बाद कितना इजीली आपका वो आयन अट्रैक्ट हो पा रहा है, इलेक्ट्रोड के पास जा पा रहा है, वो हम वहाँ पर जो है कंपैरिजन करके देखेंगे। तो वहाँ एक कैपेसिटेंस लिखेंगे। तो आपका एक कैपेसिटेंस, जब आप वैक्यूम अप्लाई करके जब कैपेसिटेंस मेजर करते हो उसको कहते हैं सी नॉट। जब आप मटेरियल, आपका सॉल्वेंट मटेरियल को डालते हो तब आप कैपेसिटेंस जब देखते हो उसको कहते हैं सी। तो सी और सी नॉट को हम कंपेयर करेंगे इन कैपेसिटर के अंदर। तो बेसिकली आपका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू को जानने के लिए हम रेशियो लेंगे सी और सी नॉट का, जैसे मैंने बताया। सी आपका हो गया कैपेसिटेंस जब आप मटेरियल को भरते हो, आपका जिस मटेरियल का आपको टेस्ट करना है, एंड सी नॉट होता है एयर या वैक्यूम जब आपका रहता है तब कैपेसिटेंस क्या है, तो एप्सिलॉन या परमिटिविटी आपका सी बाई सी नॉट यहाँ पर हम लेंगे। जो आप इमेज देख सकते हो राइट साइड में, राइट कॉर्नर में स्क्रीन में है, देखो वैक्यूम में आपका परमिटिविटी कितना हो रहा है, मतलब कितना इजीली आपके चार्जेस जो है फ्लो हो पा रहा है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड प्लेट के तरफ। एंड जब हम लिक्विड भर दिए, लिक्विड में कितना इजीली फ्लो हो रहा है। आप देखो कि लिक्विड भरने पर थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक फ्री स्पेस में किसी चीज़ को उछालो और आप एक लिक्विड के अंदर किसी चीज़ को उछालो तो फ़र्क पड़ता है। तो जनरली क्या कर रहे हैं, फ्लो को स्लो करेगा। वो डिपेंड करेगा कितना डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू आपका ज़्यादा है। सो जनरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो कंपैरिजन है। कंपैरिजन करने में आपका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, सो ऐसा है कि सी नॉट को हम अब एक्सपैंड करेंगे। तो सी नॉट आपका, या सी क्या होता है, सी या सी नॉट जैसे कि फ्री स्पेस का सी नॉट होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई टी। एप्सिलॉन नॉट आपका हो गया परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, जो कि मैंने बताया 8.82 आपका इंटू 10⁻11
फोर्स पर मीटर, इस तरीके से आपका एवरेज इस तरीके का आपका वैल्यू आता है। सो एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी आपका एयर में जो कांस्टेंट वैल्यू है, या वैक्यूम में आपका परमिटिविटी जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। ए आपका हो गया एरिया बिटवीन द प्लेट, ये जो दो प्लेट के बीच में कितना एरिया है। टी आपका हो गया थिकनेस ऑफ द मटेरियल, मतलब आपका जो मटेरियल वो कितना थिक है, कितना आपका गाढ़ा है, उस पर है। टी आपका हो गया। तो ये सारा चीज़ आपका हो गया वैल्यू। तो एरिया आपको पता रहेगा कितना एरिया है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। टी थिकनेस आपका चेंज नहीं हो रहा है। टी जनरली थिकनेस तो आप नहीं कहेंगे, थिकनेस ऑफ द मटेरियल तो आप नहीं कहेंगे, आपका जिस चीज़ को आप पुट कर रहे हो, मतलब जिस मटेरियल को आप पुट कर रहे हो, जिसका आपको फ्लो देखना है, उसका आप देख सकते हो, उसका आप थिकनेस कह सकते हो। ए आपका पूरा एरिया हो गया, टी आपका थिकनेस, पूरा अंदर के कैपेसिटेंस का आप थिकनेस कह सकते हो। तो बेसिकली आपका क्या है, ये सारा चीज़ एज इट इज़ रहेगा। एंड आपको एप्सिलॉन नॉट पता रहेगा फ्री स्पेस का। उसी तरह सी को भी हम लिख सकते हैं। सी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एप्सिलॉन मटेरियल का परमिटिविटी एप्सिलॉन, ठीक है, इनटू एरिया एंड थिकनेस। एरिया एंड थिकनेस तो एज इट इज़ रहेगा। एप्सिलॉन नॉट आपको एयर के केस में पता चल गया, तो सिर्फ आपको क्या बचेगा, वो है आपका सिर्फ क्या बचेगा, दैट इज़ एप्सिलॉन। तो जब आपको एप्सिलॉन पता चल जाएगा तो आप सारा चीज़ को एक्स का वैल्यू जैसे निकालते हैं उसी तरीके से आप कंपेयर करके आपको परमिटिविटी का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सारा चीज़ का वैल्यू आपको पता चल जा रहा है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, इस कैपेसिटेंस के द्वारा उसका मेज़रमेंट हम निकालते हैं, दैट इज़ आपके मटेरियल का डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं। तो सी का मैंने बता दिया, सी आपका कैपेसिटेंस मटेरियल का है, सी नॉट कैपेसिटेंस वैक्यूम का है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, जो कि मैंने बताया 8.82 या 8.85 अराउंड इस तरीके से लिखा होता है, इंटू 10⁻⁻12। सो जस्ट अ माइनर मिस्टेक जो मैंने अभी आपको बताया, -12 होगा, नॉट 11। इट इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर। एंड देन ए आपका हो गया एरिया, आपके प्लेट का एरिया जो मैंने बताया। एंड टी आपका जो सैंपल का थिकनेस, मतलब सैंपल जिसको आप वहाँ पर मूव करा रहे हो, जिसका आपका जो है आयंस में आप किस तरह से डेविएट हो रहा है वो आप देखना चाहते हो। मतलब आपका आयंस जिस सैंपल का आपको देखना है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो पा रहा है, उसका थिकनेस। एंड इट हैज़ नो डायमेंशन, क्योंकि ये रेशियो वैल्यू है तो इसका कोई यूनिट नहीं है, किसी डायमेंशन, इसका कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होगा, जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो वन मोर थिंग जो मैं आपको अगेन दिखाना चाहती हूँ, दैट इज़ पोलर एंड अनपोलर में क्या होता है। जनरली जो पोलर मटेरियल्स होते हैं, जब आप चार्ज दोगे तो आपका क्या होगा, जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड रहेगा उसके तरफ सारा नेगेटिव आयंस ओरिएंट हो जाएगा, एंड जो नेगेटिव वाला साइड रहेगा वहाँ पे सारा पॉजिटिव, मतलब उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूल्स अपना पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को फिक्स कर लेता है ओरिएंटेशन, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज देते हो। लेकिन अगर अनपोलर है तो आप कितना भी उसमें मटेरियल्स, मतलब कितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करो, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव एंड का कोई फिक्स ओरिएंटेशन नहीं रहता, जिसके वजह से वो पॉजिटिव या नेगेटिव पोल नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल नहीं बन पाता है नॉन पोलर वाले मटेरियल्स में। एंड वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स आपको खास देखने को नहीं मिलेगा, बट पोलर में ये चीज़ होता है। एंड पोलर में ही, क्योंकि उनमें डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से वो अपना जो पॉजिटिव एंड रहता है उसको एज इट इज़ वहीं रहने देता है, नेगेटिव के पास भागने नहीं देता, और नेगेटिव साइड को पॉजिटिव की तरफ भागने नहीं देता। पर अनपोलर में क्या होता है, डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमेशा वहाँ पर मोशन होते रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागना चाहता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एंड मेंटेन नहीं रहता है, हमेशा रैंडम आपका मॉलिक्यूल्स जो है अरेंज होकर रहता है। सो नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द वेरियस फैक्टर्स, किस किस फैक्टर से आपका अफेक्टेड होता है। फर्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब आपका वोल्टेज जितना ज़्यादा रहेगा, वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा रहेगा, जनरली द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही नॉन लीनियर होता जाएगा, एक समान नहीं आकर के उसमें नॉन लीनियरिटी आ जाएगा। अप्लाइड वोल्टेज, आप किस तरीके का वोल्टेज अप्लाई करो उस पर भी अफेक्टेड होता है। अगर आप डीसी करंट देते हो, डायरेक्ट करंट देते हो, तो जनरली आपका देखा जाता है कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू घट जाता है। वही अगर आप अप्लाई करते हो एसी करंट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, तो आपका क्या होता है, वैल्यू आपके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग पे आपका वैल्यू बदलता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का। टेम्परेचर एक क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा अगर मटेरियल रहा तो आप कितना भी आप मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, स्टिल वो खुद को पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड में ओरिएंट नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डाइपोल आपका जो है जनरेट होने लगेगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एंड लेने लगेगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो।
इसको कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, मतलब अब चेंजेस आने लगा, ट्रांजिशन होने लगा, अपना वो पोल्स में जनरेट होने लगा, दोनों पोल मेंटेन करने लगा। बट फिर क्या होगा, अगर आप ट्रांजिशन टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर को राइज कर दो, मतलब जो क्रिटिकल टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा हीट दे दे तो अगेन उनमें ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो पार हो जाने से अगेन उनमें डिस्टर्बेंस होगा, फिर वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड अगेन मिक्सअप हो जाएगा। तो एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, उस फिक्स टेम्परेचर पर आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड वो ले पाता है। नाउ नेक्स्ट आपका जो है एप्लीकेशन पर हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट। सो टुडेज IQ फैक्ट इज अबाउट सम यूनिवर्स फैक्ट्स. So, do you all know the biggest diamond in the universe is one of the star which is named Lucy? Yes, it is a white dwarf which is actually made up of carbon which gets crystallized as it gets cool. सो दस इट फॉर्म्स अ डायमंड, ग्रेट डायमंड इन द स्काई. सो हाँ, ये एक कार्बन का ही टुकड़ा है जो कि क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठंडा होने पर क्रिस्टलाइज हो जाता है, जैसे आपके ड्रग का क्रिस्टलाइजेशन होता है उसी तरह ये ठंडा होने पर काफ़ी ज़्यादा हॉट है कार्बन, तो जब वो ठंडा होता है तो क्रिस्टलाइज होकर के ये एक डायमंड बन जाता है. तो जो सबसे बड़ा डायमंड आपके यूनिवर्स में है वो एक स्टार है, लूसी नाम है, जो जनरली क्या हुआ है, कार्बन का क्रिस्टलाइजेशन से बना है. कार्बन का क्रिस्टलाइजेशन हो जाने से डायमंड का फॉर्म लिया एंड दैट इज़ लूसी. ओके, सो इस फैक्ट के बाद हम एप्लीकेशंस को जानते हैं. वेरियस एप्लीकेशंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डायरेक्ट्रिक वैल्यू जो है वो आपका कैपेसिटर बनाने के काम आता है. कैपेसिटर्स जनरली क्या करता है, कैपेसिटर्स जो आपके चार्जेस को स्टोर करके रखता है, चार्जेस को होल्ड करके रखता है. तो आपका जनरली ये क्या करेगा, आपके चार्जेस को स्टोर करने में हेल्प करेगा. इन दैट केस आप कैपेसिटर यूज़ करते हो. एंड अदर देन दैट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी इसमें है, क्योंकि मैंने आपको बताया दैट ये आपका चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता. तो अगर आप इस मटेरियल का यूज़ करते हो किसी चीज़ को, वायर्स वगैरह को कोट करने में, तो जनरली क्या होगा, ये चार्जेस को स्टोर तो करता है, इंसुलेट भी करता है, मतलब चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता है. तो वायर के ऊपर अगर आपका इन वायर या केबल के ऊपर इसका कोटिंग रहेगा, सो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो झटका लगता है वो नहीं लगेगा, वो अंदर में आपके मेटल वायर्स में फ्लो होगा, बट वायर के ऊपर आपका इस मटेरियल का कोटिंग रहेगा. सो आपको जो है चार्जेस वहाँ पर स्टोर हो जाएगा, चार्जेस फ्लो होकर बाहर नहीं आएगा, तो करंट जो है वो आपको लगेगा नहीं. सो दस ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी में इंसुलेशन के लिए भी आपका वायर केबल्स का इंसुलेशन में भी काम आता है, एज इट इज़ चार्जेस को स्टोर करने वाला कैपेसिटर बनाने के भी आपका काम आता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट हम डाइपोल मोमेंट पर बात करेंगे. बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं ब्लॉग भी लिखती हूँ, तो जितने सारे आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो वो सारा रिटन नोट्स आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी. फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन गो एंड चेक माई चैनल. होप दैट you have found my video useful. So don't forget to press the bell icon to get the notifications, and thanks for watching. Bye bye.